नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर माया यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट जेपी वर्मा पीजी कॉलेज बिलासपुर से। इस वीडियो में मैं आज चर्चा करूंगी आप लोगों से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन पर। तो चलिए चर्चा करते हैं इस टॉपिक पर। सबसे पहले मैं अपने छात्रों को ये बता दूं कि मैंने संकेतक बनाए हैं आप लोगों के लिए, उसका जो रूपरेखा है वो पहले आपसे चर्चा कर लूं। सबसे पहले हमको इसमें बताना है कि इसकी प्रस्तावना क्या है, इसका फीडबैक क्या है, क्या कारण थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के, आंदोलन का प्रारंभ कब कहाँ से हुआ, दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, उसके प्रमुख कार्यक्रम क्या थे और आंदोलन का विस्तार कैसे हुआ, कहाँ से हुआ और उसका दमन, प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और अंत में मूल्यांकन करते हुए उसका निष्कर्ष हम देंगे। तो चलिए बताते हैं आपको शुरुआत से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यह एक प्रमुख आंदोलन था। इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ ही हो गई थी और जो अनवरत अनेकों उतार चढ़ाव के साथ सन 1947 तक चली, 15 अगस्त 1947 तक। भारत के इस राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला चरण है उसे हम कहते हैं उदारवादी चरण, जो 1885 से लेकर 1905 तक चला। इसका उद्देश्य सुधार था और इसके प्रमुख जो प्रणेता थे फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा जो चरण है जिसे हम कहते हैं उग्रवादी चरण, ये सन 1905 से लेकर के 1919 तक चला। इसका उद्देश्य स्वराज्य था और इसके प्रणेता थे लाल, बाल और पाल। लाल, बाल, पाल का आशय आप समझ ही गए होंगे, लाला लाजपत राय। बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पाल। और तीसरा जो चरण है उसे हम कहते हैं गांधीवादी चरण, जो सन 1919 से लेकर के 1947 तक चला, स्वतंत्रता की प्राप्ति तक। और इसके प्रमुख हमारे विशेषज्ञ थे, नेता थे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। आप लोगों ने इनके बारे में सुना ही होगा, दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो इस संत ने ऐसा क्या कमाल किया, किस अस्त्र से, किस शस्त्र से उसने ये लड़ाई लड़ी। आप सभी जानते ही हैं कि महात्मा गांधी ने जिस शस्त्र से लड़ाई लड़ी है वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सन 1930। देखिए, ये आंदोलन की शुरुआत के बारे में रजनी पामदत्त लिखती हैं कि सन 1930 का यह सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधीवादी क्रांति का एक महत्वपूर्ण अस्त्र शस्त्र थी। देखिए, कारण क्या थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के। जब गांधी जी के मांगों को, जो मांगे थी, उनकी जो शर्तें थी, उसको ब्रिटिश सरकार ने नकार दिया, पूरी तरह से इनकार कर दिया, जिसके कारण हमें यह आंदोलन चलाना पड़ा। तात्कालीन परिस्थितियां इसकी उपज थीं। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे रीज़न थे, बहुत सारे ऐसे कारण थे, जिसमें पहला है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया। नेहरू रिपोर्ट में जब भारतीयों को औपनिवेशिक पद, डोमिनियन स्तर अस्वीकार कर दिया गया, नहीं दिया गया, जिसके कारण भी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। दूसरा कारण हम बता सकते हैं इसमें साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में भारतीयों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, प्रतिनिधित्व मिला ही नहीं। तीसरा जो कारण था नमक कानून। नमक कानून के बारे में आप सभी जानते होंगे। ये जो साल्ट एक्ट था, अंग्रेज़ों ने जो इसे पारित किया था, भारतीय जनता काफ़ी निर्धन थी, गरीब थी, उनमें काफ़ी रोष व्याप्त था इसे लेकर के। चौथा प्रमुख कारण है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह के बारे में भी हम सभी जानते हैं। बारदोली सत्याग्रह जब सफल हुआ था, किसानों की सफलता थी ये बहुत बड़ी, उसने हमें मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया था। उसके अलावा भी है पांचवा, भारत की जो आर्थिक स्थिति थी काफ़ी दयनीय थी, काफ़ी सोचनीय थी। भारत की दशा, उस समय का जो वातावरण था,
उत्तेजना का वातावरण था, काफ़ी असंतोष का वातावरण था, जनता काफ़ी रुष्ट थी, असंतुष्ट थी। उसके कारण भी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। और छठवां कारण हम बता सकते हैं स्वाधीनता दिवस की घोषणा। स्वाधीनता दिवस की घोषणा पंडित नेहरू ने रावी नदी की तट पर सन 1929 में 31 दिसंबर 1929 रात को 12 बजे उन्होंने भारतीय तिरंगा वहाँ लहरा दिया था और पूर्ण स्वाधीनता दिवस की घोषणा की थी, जिसके कारण भी यह आंदोलन चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हम फरवरी 1930 में जानते हैं कि कांग्रेस कार्यकारिणी की जब बैठक हुई थी साबरमती में, उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन का अधिकार गांधी जी को दे दिया गया था। कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति ने यह अधिकार पंडित जी को गांधी जी को दिया, जिसमें यह कहा गया कि वो जब चाहे जहाँ से चाहे यह स्टार्ट कर सकते हैं यह आंदोलन। तो आखिर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था क्या? सविनय अवज्ञा अर्थात बड़ी विनम्रता के साथ कानून की अवमानना करना। इन्होंने अपनी 11 शर्तें रखी थी वायसराय के सामने और उसे इन्होंने यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय के सामने रखी। उसमें 11 शर्तें थी और ये कहलाया गया कि यदि ये शर्तें मान ली जाती हैं तो हम ये आंदोलन प्रारंभ नहीं करेंगे। पहली शर्त थी कि राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। दूसरा था नमक पर कर बंद किया जाए और तीसरा था पूर्ण नशाबंदी। चौथा जो शर्त था उसमें ये था कि जो बड़े अधिकारी थे उन अधिकारियों का जो वेतन है उसे कम किया जाए। पांचवा शर्त है आत्मरक्षार्थ लाइसेंस युक्त हथियार प्रदान किया जाए। हथियार प्रदान करना लाइसेंस सहित जो आत्मरक्षा के लिए होगा। और छठवां जो शर्त है मालगुजारी आधी कर दी जाए, सैनिक खर्चों में कमी की जाए, विदेशी वस्त्रों पर टैक्स लगाया जाए तट कर। और नवा जो था खुफिया पुलिस तोड़ दी जाए। 10वां जो शर्त है तटीय व्यापार कानून पारित किया जाए। 11वां और अंतिम शर्त था गांधी जी का मुद्रा विनिमय में 1 रुपया 1 शिलिंग 4 पैसे के बराबर माना जावे। ये जो 11 शर्तें थीं, ये 11 शर्तों को उन्होंने यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय के सामने रखा था और यह कहलवाया था कि यदि इन शर्तों को मान लिया जाता है तो हम यह आंदोलन स्टार्ट नहीं करेंगे। परंतु यह आंदोलन उस समय का जो वातावरण था, इन शर्तों को नहीं माना गया, चारों तरफ असंतोष का वातावरण फैल गया था। इन 11 शर्तों का सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया था। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी आरंभ कर दी थी। 11 मार्च 1930 को साबरमती से लगभग 75,000 जो कार्यकर्ता थे डांडी की ओर चल पड़े थे। 12 मार्च 1930 को डांडी यात्रा प्रारंभ मानी जाती है। वहाँ पहुँच करके इन्होंने 6 अप्रैल को नमक कानून बना करके कानून तोड़ना प्रारंभ कर दिया। गांधी जी ने कहा कि अब हमारा रास्ता तय हो चुका है, अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो हमारे कार्यक्रम हैं उसमें हम नमक बनाएंगे, नमक कानून तोड़ेंगे, जितने भी शराब अफीम विदेशी कपड़े की दुकान है उस पर धरना देंगे, विदेशी वस्त्रों की होली जलाएंगे, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करेंगे, अस्पृश्यता को तोड़ना है, छोड़ना है, शासन के साथ असहयोग करना है। ये सारी जो नीतियाँ थीं, जिनके कार्यक्रम थे, उसके आधार पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के ये प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें मैंने बताया है आपको कि नमक बनाना, शराब विदेशी कपड़े की दुकान पर धरना प्रदर्शन करना, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करना, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करना, अस्पृश्यता को छोड़ना, शासन के साथ असहयोग करना। ये सारे जो कार्यक्रम थे उसका उन्होंने विस्तार किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार, यह जो नमक सत्याग्रह है, साल्ट एक्ट, कोने कोने में फैल चुका था। सभी छात्र, सभी मजदूर, सभी नेता जन आंदोलन में कूद पड़े थे। सैनिकों ने, भारतीय सैनिकों ने अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था।
आंदोलन काफ़ी उग्र हो गया था, काफ़ी व्यापक हो गया था। उसकी व्यापकता और उग्रता को देख करके ब्रिटिश जो शासक थे अचंभित हो चुके थे। वो आश्चर्यचकित थे कि यह आंदोलन इतना उग्र रूप कैसे ले रहा है, कैसे इतना व्यापक हो गया। जगह जगह में इसका प्रचार प्रसार हो चुका था। अब ब्रिटिश सरकार क्या करे? उन्होंने अपना अगला कदम उठाया, आंदोलन को कुचलना प्रारंभ किया, आंदोलन का दमन प्रारंभ किया। क्या किया उन्होंने इसके बाद? उसने ये किया, कांग्रेस के सारे नेताओं को, जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, कांग्रेस जो हमारा संगठन था उसके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को भी 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। मार्शल एक्ट लागू कर दिया गया। उसके तहत उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब, बम्बई रेसिडेंसी, चारों तरफ मार्शल लॉ लागू हो गया। कांग्रेस को और जितने भी राजनीतिक संगठन हैं उनको गैर कानूनी करार दे दिया गया। लाखों लोगों को, जिसमें स्त्री बच्चे भी शामिल थे, उन्हें सजा दी गई। उन्हें बिना कारण मारा गया, उनके साथ लाठीचार्ज किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया। उसके पश्चात है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930। भारत की इस विभिन्न व्यापक समस्याओं को देखते हुए प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने गोलमेज सम्मेलन का आह्वान किया था और इसका उद्घाटन ब्रिटिश राजा ने किया था, इंग्लैंड के महाराजा ने, और अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की थी। लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में आप लोगों को बता दूं, उसमें शामिल होने के लिए तो 86 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। देसी रियासतों के जितने भी प्रतिनिधि थे, ब्रिटिश प्रतिनिधि थे, राजा महाराजा सभी शामिल हुए। परंतु उल्लेखनीय बात ये थी कि राजनीतिक संगठन, जो प्रसिद्ध राजनीतिक संगठन था कांग्रेस ने, अपना कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेजा। इसमें दूसरी विशिष्ट बात ये थी कि भारतीय मुसलमानों को आमंत्रित नहीं किया गया था। ये दोनों बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं कि कांग्रेस ने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा और भारतीय मुसलमानों की अनुपस्थिति। इन दो कारणों से प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन है, समझिए सफल नहीं माना जाता इसे, क्योंकि इसके बारे में राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि ये तो ऐसा विवाह हो गया जो बिना दूल्हे का है। बिना दूल्हे का भी कोई विवाह संपन्न हो सकता है? शायद नहीं। उसके पश्चात गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को। इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। गांधी इरविन जो समझौता होता है उसमें गांधी जी ने कहा था कि हमारे जो राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा किया जाए, जिनको अकारण बिना कारण जेल में ठूस दिया गया था। दूसरा, उन्होंने ये शर्त रखी थी कि मुकदमों को वापस लिया जाना, बिना कर के नमक बनाने की छूट प्रदान की जाए, और जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था उन्हें पुनः नौकरी में वापस रखा जाए, और जिनकी जिनकी संपत्ति जब्त कर ली गई थी उन सभी की संपत्तियों को, भूस्वामियों को वापस किया जाए। ये जो शर्तें थीं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हम देखते हैं, ये 7 सितंबर 1931 को हुआ। इसमें गांधी जी इसमें भाग लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया, किंतु यह जो सम्मेलन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, वह असफल सम्मेलन माना जाता है। वह असफल रहा क्योंकि देखिए, गांधी इरविन जो समझौते हुए थे, गांधी इरविन समझौते का खुला उल्लंघन लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा किया गया। उन्होंने उस पैक्ट को मानने से इनकार कर दिया था, उसका उल्लंघन शुरू कर दिया था, और 3 जनवरी 1932 को गांधी जी ने पुनः सविनय आंदोलन स्टार्ट कर दिया। जैसे ही आंदोलन स्टार्ट हुआ, पुनः गांधी जी को और सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया 7 अप्रैल को, पुनः 1934 में 7 अप्रैल 1934 में गांधी जी ने आंदोलन समाप्त कर दिया था। जब 1934 में आंदोलन समाप्त हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा था कि यह एक महानतम पराजय है। उसके बारे में उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये पराजय है, हमारी महानतम पराजय। मैं मूल्यांकन करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचती हूँ इसमें कि
हमें स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो सकी थी, क्योंकि ये आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल रहा। भारतीय मुसलमान इससे पृथक रहे, हमें स्वराज्य की प्राप्ति भी नहीं हुई। देश में उत्साह उमंग का संचार तो हुआ, सारे देश में लोग काफ़ी उत्साहित थे, उमंग की हिलोरें दौड़ रही थीं, एक नई मिसाल भी कायम हुई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि यहाँ महिलाओं की भी सहभागिता इसमें उल्लेखनीय रही। और देखते हैं कि द्वैध शासन प्रणाली के युग का यहाँ अंत होता है, द्वैध शासन प्रणाली का युग समाप्त हुआ और लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि 1935 में एक नई वैधानिक व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि कुल मिलाकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल तो नहीं रहा, असफल आंदोलन है। हमें स्वराज्य की प्राप्ति भी नहीं हुई, परंतु हम में जो जोश, उत्साह, उमंग आया, भारतीय एकता जो दिखी, वो काबिल तारीफ है। मैं अंत में समापन करते हुए ये कहना चाहूँगी, गांधी जी को नमन करते हुए ये कहना चाहूँगी, दिशा दीप्त हो उठी पाकर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। गांधी जी को नमन। थैंक यू।